हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जीव जन्म कैसे करते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन ए मेढक में, बी गाय में, सी कुत्ता में, डी मनुष्य में। तो निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में क्या होता है कि इसमें बाह्य निषेचन होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए युग्मनज का, बी युग्मक का, सी अंडाणु का, डी बीजाणु का। तो निषेचन के फलस्वरूप निर्माण किसका होता है? तो युग्मनज का होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोशिका के केंद्रक में, बी कोशिका में, सी केंद्र में, डी में से कोई नहीं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन 30 दिनों की, बी 24 दिनों की, सी 28 दिनों की, डी 31 दिनों की। तो महिला मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 28 दिनों की होती है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए 15 से 18 वर्ष, बी 18 से 20 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी 17 से 19 वर्ष। तो नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो होता है 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक लिंगी पुष्प पौधे का उदाहरण है। यहाँ बताना एक लिंगी पुष्प पौधे का उदाहरण कौन होता है। ऑप्शन है पपीता, बी गुलाब, सी सरसों, तीन में से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होता है? तो पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि गुलाब और सरसों क्या होती है? द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि इसमें दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन है बीजांड के भीतर, बी भ्रूण कोश के भीतर, सी भ्रूण कोश के बाहर, डी में से कोई नहीं। तो पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है? पुष्पी पादप निषेचन जो होता है वो भ्रूण कोश के भीतर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पुष्पी पौधे को मादा भाव क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना पुष्पी पौधे के मादा भाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ज्यांग, बी दल, सी पुंकेसर, तीन में से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधे के मादा भाव को क्या कहते हैं? तो ज्यांग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिए। जबकि पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी शेर। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी जंतु होता है। इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर और मादा दोनों लिंग इसमें उपस्थित होते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऐसे जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऐसे जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन एक लिंगी, बी द्विलिंगी या उभयलिंगी, सी अलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे हो गया केचुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 51, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है। ऑप्शन है श्वेत, बी लाल, सी पीला, डी नीला। तो शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है? तो श्वेत रहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण बनते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन है गर्भाशय में, बी फिलिपिन नलिका में, सी नारी की योनि में, डी गिरवा में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, मानव माता का गर्भकाल का समय कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है मानव माता का गर्भकाल का समय कितना होता है। ऑप्शन है 9 माह, बी 10 माह, सी 11 माह, डी 12 माह। तो मानव माता का गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 माह होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है मानव माता जो होती है 9 माह तक बच्चे को अपने गर्भ में पालन करती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्त्रियों के अंडाशय की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको स्त्रियों के अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न से मादा युग्मक क्या है? यहाँ बताना है निम्न से मादा युग्मक क्या है। ऑप्शन है अंडाणु, बी वृषण, सी शुक्राणु, निम्न से कोई नहीं। तो निम्न से मादा युग्मक क्या है? तो अंडाणु जो है मादा युग्मक है, ठीक है। जबकि शुक्राणु क्या होता है? ये नर युग्मक होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निषेचन क्रिया किसमें होती है? यहाँ बताना है निषेचन क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन है ईस्ट में, बी पुष्पी पादप जंतुओं में, सी अमीबा में, डी में से कोई नहीं। तो निषेचन क्रिया किसमें होती है? तो पुष्पी पादप जंतुओं में इसमें क्या निषेचन क्रिया होती है। जबकि ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन क्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। जबकि अमीबा में क्या होता है कि इसमें डिखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना वो नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है किण्वन, बी निषेचन, सी अंकुरण, डी परागण। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है एकलिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी। एकलिंगी कौन होते हैं? अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा सभी क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं, ठीक है। जबकि द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी हो गए मानव हो गया, कुत्ता हो गया, सियार हो गया, सभी द्विलिंगी है। जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। जबकि एक लिंगी में क्या होता है कि एक ही जीव द्वारा खंडन या विखंडन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, प्रत्येक जीव अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव संतति उत्पन्न करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन जनन, बी अजनन, सी दिखंडन, डी मुकुलन। तो प्रत्येक जीव जो है अपने समान नए जीव संतति उत्पन्न करते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम जनन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लैंगिक जनन संचालित रोग है। यहाँ बताना लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है। ऑप्शन है पीलिया, बी चेचक, सी एड्स, डी प्लेग। तो लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है? एड्स जो होता है वो लैंगिक जनन संचालित रोग होता है। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। इसे याद कर लीजिएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।